हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 1 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पॉलिटी, डिफेंस और रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स हैं, जिनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो केरल विधानसभा से संबंधित है। तो केरल में विधायी गतिविधियों को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है MLAtrack.com। ये पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो अटिएती रिसर्च और सह डिजिटल कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से इसको विकसित किया गया है, जो 2021 से 2026 तक केरल के विधायकों की गतिविधियों का विस्तृत डेटा प्रस्तुत करता है। इस पोर्टल को डेवलप करने का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को विधायी कार्यों की स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना। इसी उद्देश्य से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर केरल विधानसभा के सभी 140 विधायकों की विस्तृत प्रोफाइल उपलब्ध है, जिसमें इनका बायोडाटा, निर्वाचन क्षेत्र का मानचित्र और उनके कार्य प्रदर्शन से जुड़े आंकड़े शामिल हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ता दिन प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे प्रश्न, कॉलिंग अटेंशन, मोशन, स्थगन प्रस्ताव, इन सभी की भी जानकारी प्राप्त कर सकता है और इन प्रश्नों के साथ साथ इनके आधिकारिक उत्तरों के भी लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस पोर्टल पे डेटा आधारित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इससे होगा क्या? तो इससे जनता और विधायकों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। जनता को अपने विधायकों को जानने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। उनकी कमियां, उनके गुण, उनके द्वारा किए गए कार्य, ये सभी उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल हो पाएंगी, जिससे वो आगे का फैसला लेने में जनता को आसानी होगी। तो ये MLA पोर्टल केरल विधानसभा के द्वारा एक अच्छा पहल है जो शुरू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक बिहार विधानमंडल से संबंधित है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका 16 मार्च 2026 को इनको राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया था, जिसके बाद से 14 दिन का कार्य अंतराल होता है, जिसके अंतर्गत आपको इस्तीफा देना होता है। तो 30 मार्च को वो अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए इन्होंने 30 मार्च को अपना इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार का इस्तीफा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर काउंसिल के चेयरमैन यानी कि विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को सौंपा गया है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी राज्य का विधायक या विधान परिषद का सदस्य यानी कि MLC सांसद के लिए चुना जाता है, तो उसको 14 दिनों के भीतर अपनी पूर्व सदस्यता छोड़नी होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक बार में विधानमंडल और संसद दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। तो अगर कोई विधानमंडल का सदस्य संसद के लिए चुना जाता है, संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो उसको 14 दिन के अंदर अपने पूर्व पद से इस्तीफा देना होगा। तो इनके इस्तीफा देने की अवधि 30 मार्च को समाप्त हो रही थी, इसलिए इन्होंने 30 मार्च को अपने विधान परिषद के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार 2000 से 2025 तक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब ये सांसद के रूप में कार्य करेंगे। अब बिहार विधानमंडल के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार विधानमंडल एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन होते हैं। विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य थे और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। वर्तमान में 17वीं विधानसभा चल रही है बिहार में। और विधानसभा का कार्यकाल यानी कि बिहार विधानमंडल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 75 सदस्य हैं विधान परिषद में, जिसमें 63 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो विधानसभा के अधिकतम 1/3 या न्यूनतम 40 होनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 171। इसके तहत विधान परिषद के जो कुल सदस्यों की संख्या है उसको निर्धारित किया गया है,
ये विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकता है या न्यूनतम 40, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम भी है, क्योंकि वहाँ पूरे विधानमंडल की ही का ही जो संख्या है वो कम है, तो उस हिसाब से विधान परिषद के सदस्यों की भी संख्या कम है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा लोग, ये पॉलिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी तक वर्तमान समय तक 6 राज्यों में ही विधान परिषद उपलब्ध है, बाकी सारे राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। सिर्फ 6 राज्यों में ही 2 सदन वाली व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कौन कौन से राज्य हैं ये 6? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है, बाकी सारे राज्यों में एक सदन वाली व्यवस्था है। तो ये करंट का तो क्वेश्चन है ही, साथ साथ पॉलिटी का भी टॉपिक था। बिहार विधानमंडल से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने अवेलेबल करा दिया है आपको। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भारतीय सेना से संबंधित है। तो भारतीय सेना की मारक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। क्या कदम है? तो सेना को 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की 2000 प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप उपलब्ध कराई गई है। ये जो अत्याधुनिक हथियार है ये मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही निर्मित किए गए हैं। और इन मशीन गनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसके द्वारा इन मशीन गनों का निर्माण किया गया है। और इजरायली नेगेव 7.62 × 51 लाइट मशीन गन, जिसको हम लोग प्रहार कहते हैं, ये ज़्यादा मारक क्षमता और भरोसे वाली एडवांस मशीन गन है। इसकी 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की एक बेहद शक्तिशाली गन है ये, और इसका वजन मात्र 7.6 kg होता है, जो अपनी कैटेगरी की दूसरी बंदूकों से 20 से 30% तक हल्की होती है। और साइज में छोटे होने के कारण इसे पैरा ट्रूप्स भी आसानी से ले जा सकते हैं। पैरा ट्रूप्स कौन होते हैं? तो जो आसमान से सैनिक कूदते हैं उनको पैरा ट्रूप्स कहते हैं, तो वो भी आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। अब भारत में पिस्टल, स्नाइपर और असॉल्ट राइफलें बन रही हैं, जिससे विदेशों पर भारत की निर्भरता कम हो रही है, और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारतीय सेना को ये नई मशीन गन उपलब्ध कराई गई है, प्रहार। देसी कंपनी ने इसका निर्माण किया है। कंपनी का नाम भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। नेक्स्ट टॉपिक रेलवे के एक योजना से संबंधित है। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश भर के 1338 स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्रालय द्वारा लागू की गई इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों के लिए एक अच्छा अनुभव प्रदान करते हुए अपग्रेड करना है। इसके तहत चयनित स्टेशनों पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो चौड़े फुट वाले ओवरब्रिज, साफ सुथरे और बेहतर सुविधा वाले प्रतीक्षा क्षेत्र, आधुनिक शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज, इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा इन चयनित स्टेशनों पे, जिसका चयन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। और इस योजना के तहत सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो स्टेशनों को बस और मेट्रो स्टेशनों से जोड़ना है। इसके साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल के तहत स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां स्टेशनों पर स्थानीय सामान और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाएंगे और बेचे जाएंगे। तो इसके साथ साथ हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाएं जैसे बैलास्टलेस ट्रैक, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और स्टेशन पर ऊर्जा कुशल प्रणालियां, इन सभी का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी को डेवलप किया जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इंडोनेशिया ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, मैं तो इसे बहुत अच्छा कदम कहूँगी, हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो इंडोनेशिया ने एक नया कानून लागू किया है। क्या है कानून? तो इसके तहत 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रतिबंध को मार्च 2026 में मंजूरी दी गई थी और इस नीति का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन घोटालों और उनके द्वारा देखे जाने वाले हानिकारक कंटेंट जैसे विभिन्न खतरों से बचाना है। तो इस उद्देश्य से इंडोनेशिया द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है और ये जो प्रतिबंध है ये यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे कई प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। इंडोनेशिया ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे और अब इंडोनेशिया के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक भारतीय वायुसेना से संबंधित है। तो भारतीय वायुसेना अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों को उन्नत ASRAAM यानी कि एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस करने की तैयारी में है। यह कदम रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रस्ताव के बाद उठाया गया है। अब इस मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। आश्रम मिसाइल भी इसको कहा जाता है हिंदी में। तो इस मिसाइल को डेवलप किसने किया है? तो MBDA द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यह एक आधुनिक कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे तेज गति वाली हवाई लड़ाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करता है। फायर एंड फॉरगेट का सिद्धांत क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये पायलट के किसी इनपुट के बिना ही अपने आप लक्ष्य का पता लगाता है और उसे नष्ट कर देता है। तो ये इस सिद्धांत पर काम करता है, फायर एंड फॉरगेट। इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसका जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो पुरानी R-73 मिसाइल से दोगुनी से भी ज़्यादा है। रफ्तार लगभग 3 मैक से ऊपर का रफ्तार है। गाइडेंस इंफ्रारेड हीट सीकिंग के माध्यम से। ऑपरेशन ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के आधार पर काम करता है और वॉरहेड बहुत ज़्यादा विस्फोटक है। लंबाई और वज़न देख ले तो 2.9 मीटर लंबा और 88 kg वज़न है इसका। अभी MiG-29 बेरा R-73 मिसाइल का इस्तेमाल करता है जो सोवियत ज़माने का हथियार है और इसकी मारक क्षमता 10 से 15 किलोमीटर है। ये ASRAAM मिसाइल से काफ़ी कम है, इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है, लेकिन पहले जो यूज होता था R-73 उसकी मारक क्षमता 10 से 15 किलोमीटर ही है। ASRAAM मिसाइल जो है ये पहले से LCA तेजस लड़ाकू विमान और जगुआर विमान में एकीकृत है। तो मतलब पहले से इसको तेजस और जगुआर में यूज किया जा रहा है, अब इसको MiG-29 में भी यूज किया जाएगा। अच्छा, कई बार हवाई युद्ध में डॉग फाइट के बारे में हम लोग सुनते हैं। आप लोग को पता है डॉग फाइट क्या होता है? तो लड़ाकू विमानों के बीच जो बहुत करीब से हवाई युद्ध होता है, हवाई लड़ाई होता है, जो आमने सामने वाला, कई मूवी में आप लोग देखे होंगे, अभी बॉर्डर 2 में भी आप लोग देखे होंगे कि वायुसेना, पाकिस्तानी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं वो एकदम आई कांटेक्ट करके एक दूसरे के सामने से अटैक करते हैं, तो उसी को डॉग फाइट कहा जाता है। और इस तरह की जो लड़ाई होती है इसमें तुरंत प्रतिक्रिया देना और गति और सटीकता बेहद ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे में ये मिसाइल जो है ASRAAM मिसाइल, ये ख़ास तौर पर ऐसे हालात के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो ऐसे लड़ाई के लिए डॉग फाइट में ये काफ़ी उपयोगी होगी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।